Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you all are good and fine. We are discussing about motion and speed. We have covered these two topics and now we are doing exercise of this chapter. So we have already done all the review questions of this chapter. Now we will complete the think tank of this chapter. So we start our lecture from the think tanks which are mentioned in your book, in the exercise of your book. So first we begin with थिंक टैंक नंबर 1. अब आपने इस अपनी बुक में इसको ओपन करना है और साथ साथ इसको समझना भी है. द सेटअप इन द फिगर 8.18 मेजर्स द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल बिटवीन टू टाइमिंग गेट्स. आपको ये बताया गया था, ये टाइमिंग गेट्स होते हैं. एक टाइमिंग गेट 1 है, एक टाइमिंग गेट 2 है. ठीक है, जब कार पहले टाइमिंग गेट के सामने से गुजरती है तो टाइमर ऑन हो जाता है. ठीक है, और जब वो दूसरे टाइमिंग गेट के सामने से गुजरती है तो टाइमर ऑफ हो जाता है. इससे हमें एक टाइमिंग गेट से दूसरे टाइमिंग गेट के दरमियान गुजरने का जो टाइम है गाड़ी का वो पता चल जाता है. ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये बात भी पता होती है कि दोनों टाइमिंग गेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है. तो चूँकि अगर हमें डिस्टेंस पता हो, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ डी फॉर डिस्टेंस है और हमें टाइम पता हो, टी फॉर टाइम है, तो हम क्या मालूम कर लेंगे, स्पीड मालूम कर लेते हैं. एस से मैं आपको यहाँ पर स्पीड शो कर रहा हूँ. एस फॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों के? तो ये फार्मूला आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आए हैं. सो आप कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ द कार कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टाइमिंग गेट्स बाय द टाइम टेकन. तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आप स्पीड निकाल लेते हैं. वही बात इन्होंने बताई. तो अब आपसे 3 सवालात कर रहे हैं इस टाइमिंग गेट को दिखाकर, इस सेटअप को दिखाकर. ठीक है, अब आपसे सवाल कर रहे हैं कि इज़ द कैलकुलेटेड स्पीड, जो हमने कैलकुलेट की है स्पीड, द इंस्टेंटेनियस स्पीड और द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ये कैलकुलेटेड स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी या एवरेज स्पीड होगी कार की. पहला सवाल ये है आपसे. ठीक है, दूसरा सवाल, तो पहले हम 1 बाय 1 हम सवालात पढ़ते हैं, उसके आंसर्स देखते हैं. तो जो हमारी कैलकुलेटेड स्पीड है, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जितना भी डिस्टेंस हो, जितना भी टाइम है, तो उससे जो हमें स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक पॉइंट के ऊपर हासिल की जाती है. ठीक है, तो ये एक पॉइंट नहीं है बल्कि ये पूरा एक डिस्टेंस है, एक पूरा इंटरवल है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का. तो इसलिए ये एवरेज स्पीड होगी. तो इसका आंसर आप लोग लिख लें, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. पहले का आंसर है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मतलब इसका पार्ट बी. द टू टाइमिंग गेट्स आर मूव्ड क्लोजर अंटिल दे आर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट. वो उन टाइमिंग गेट्स को करीब से करीब कर दिया गया. ठीक है, दोनों टाइमिंग गेट्स को करीब लाया गया और उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम रह गया. Thus the time taken for the two cars across the two timing gates become very small. बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाता है कि ऐसी सूरत में, क्योंकि जब दोनों टाइमिंग गेट्स बहुत करीब आ जाएंगे तो कार जब उनके सामने से गुजरेगी तो बहुत कम टाइम के अंदर दोनों टाइमिंग गेट्स को वो क्रॉस कर देगी. ठीक है, विल द स्पीड ऑफ द कार मेजर्ड बाय द टू टाइमिंग गेट्स बी वेरी क्लोज टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड. जब जब दोनों टाइमिंग गेट्स बहुत करीब आएंगे तो टाइमिंग गेट्स के सामने से गुजरने का फासला चूँकि बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड बताई गई है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी एक लम्हे पर उसकी स्पीड बताई गई है. ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब भी यही होता है कि किसी बहुत छोटे से टाइम के दौरान उसकी क्या स्पीड है. ठीक है, ओके, या किसी भी एक लम्हे के ऊपर उसकी क्या स्पीड है. इसी तरीके से सी पार्ट में आपसे कह रहे हैं a single timing gate can be used to measure the speed of the car. एक सिंगल टाइमिंग गेट भी यूज़ कर सकते हैं हम इन दो टाइमिंग गेट्स की जगह पर. एक्सप्लेन वाई द स्पीड मेजर्ड बाय द सिंगल टाइमिंग गेट अरेंजमेंट इज़ अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड. आपने ये चीज़ बतानी है, एक्सप्लेन करनी है कि जब हम सिंगल टाइमिंग गेट से कोई किसी स्पीड को मेजर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज क्यों होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के.
तो इसका जवाब थोड़ा वर्बल है, विद इन फ्यू वर्ड्स आपने इसको बताना है। तो द विड्थ ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप दैट ब्रेक्स द इंफ्रारेड बीम इज़ स्मॉल। आप देखें कार के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पर आप पॉइंटर की मदद से गौर से देख सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो चूँकि ये जो स्ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। द विड्थ ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप ब्रेक्स द इंफ्रारेड बीम। देखें जब ये कार गुजरेगी इंफ्रारेड बीम के आगे से, क्योंकि ये टाइमिंग गेट के आगे एक इंफ्रारेड बीम होता है जिसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो उस दौरान उसकी स्पीड पता चल जाती है गाड़ी की, क्योंकि वो जो स्ट्रिप है वो गाड़ी के ऊपर है, तो गाड़ी की जो रफ्तार है वही रफ्तार उस स्ट्रिप की भी होगी। तो कह रहे हैं कि द विड्थ ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप दैट ब्रेक्स द इंफ्रारेड बीम इज़, इंफ्रारेड बीम कहाँ से आता है? टाइमिंग गेट से आता है। इंफ्रारेड बीम ये एक तरह की लाइट होती है जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन सिग्नल या कम्युनिकेशन वगैरह के लिए वो इस्तेमाल हो जाती है, सिग्नल सेंड या रिसीव करने के लिए। सो व्हेन द स्ट्रिप ब्रेक्स द इंफ्रारेड बीम ऑफ द टाइमिंग गेट द टाइमर स्टार्ट्स, ठीक है। When the strip moves past the timing gate the timer stops। जैसे ही वो सामने आती है इंफ्रारेड बीम के स्ट्रिप, तो वो टाइमर ऑन होता है, और जैसे ही वो पास होती है तो टाइमर रुक जाता है। इसका मतलब जिस छोटे से टाइम के दौरान वो स्ट्रिप इंफ्रारेड बीम के सामने रहेगी उस दौरान का टाइम पता चल जाता है, ठीक है। और वो बहुत कम टाइम होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब कार बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही हो, ठीक है, तो वो कितनी तेज़ी के साथ वो स्ट्रिप उस टाइमिंग गेट के सामने से गुजरेगी, आएगी और गुजर जाएगी, ठीक है। तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। तो अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस ब्रीफ टाइम इंटरवल, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान, द कार मूव्स थ्रू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इक्वलेंट टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस शॉर्ट डिस्टेंस इज़ वेरी शॉर्ट, hence the speed measured to a close approximation of the instantaneous speed, ठीक है। जो स्पीड, हैंस द स्पीड मेजर्ड इज़ अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि वो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी एक लम्हे के ऊपर ही वो स्पीड आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, जो कि थिंक टैंक का सेकंड क्वेश्चन है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है आपको हामिद एंड जैन का, ठीक है। इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें। पहले हम सवाल पढ़ते हैं। जैन एंड हामिद सेट ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड एट डिफरेंट टाइम्स and walked on the same path to movie theater. Figure 8.20 shows the distance time graph of Jane's and Hamid's journey from the school to the theater, ठीक है। So अब आप ये देखें कि जैन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू किया उसने 0 टाइम पे, ठीक है, और चलते 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 6 मिनट के बाद उसने कितना फासला तय कर लिया? 800 मीटर का, ठीक है। उसके बाद 6 मिनट से 7 और 8 मिनट और ये 10 मिनट तक, यहाँ देखें आप 10 मिनट तक उसने स्टे किया। इसका मतलब ये है कि 6 मिनट से 6 मिनट से 10 मिनट के दौरान उसने स्टे किया और कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ, ठीक है। 800 मीटर पर ही है वो, और टाइम कितना हो गया? 10 मिनट। और उस 10 मिनट के बाद फिर वो उसने चलना शुरू किया, और 20 मिनट तक जब टाइम पहुँचा, यानी कि अगले 10 मिनट तक वो मज़ीद चला, और उसने फासला जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट वाज 1600 मीटर्स, ठीक है। 1600 मीटर्स तक वो दूर पहुंच गया, ठीक है। इसी तरीके से हामिद है, हामिद ने जो अपना फासला शुरू किया वो 2 मिनट बाद शुरू किया जैन से, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ग्राफ से हमें पता चल रहा है 2 मिनट बाद, और वो चलता रहा कांस्टेंट स्पीड के साथ। फिर उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड हुई उसकी रफ्तार। आप देखें स्लोप अपवर्ड जा रहा है, स्पीड यहाँ पे बढ़ती है, और फिर उसके बाद वो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई, और एक पॉइंट पर आके वो पहुंचा इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर कितने मिनट उसको लगे? 18 मिनट लगे। और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया? आप यहाँ देखें 1600 मीटर। तो इसका मतलब कि हामिद ने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन आप देखें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। स्लो से मतलब वो मुसलसल चल रहा है, उसने कोई स्टे नहीं किया जैन के बरक्स, ठीक है। और उसके चलते चलते वो एक पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने 18 मिनट उसके इस्तेमाल हुए, 18 मिनट में वो पहुंच चुका है 1600 मीटर्स पर। इसका मतलब दोनों ने बराबर का ही फासला तय किया, लेकिन फ़र्क ये है कि जैन ने वो डिस्टेंस रुक रुक के ट्रैवल किया। पहले वो यहाँ पे स्टे किया, उसने 6 मिनट के बाद 6 मिनट फासला तय करने के बाद उसने
मज़ीद 4 मिनट का स्टे किया, ठीक है, 6 से 10 मिनट तक स्टे किया। उसके बाद वो दोबारा से चलना शुरू किया और वो 20 मिनट, टोटल 20 मिनट के वक्फे के बाद वो उसने 1600 मीटर का फासला तय किया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी की सारी ग्राफ से हासिल हुई। अब इस इस ग्राफ के बाद हमें 4 सवालात हमसे पूछे गए हैं। ए में कह रहे हैं कि हाउ फार इज़ द मूवी थिएटर फ्रॉम द स्कूल। मूवी थिएटर कितना दूर है स्कूल से? तो कितना दूर है मूवी थिएटर? 1600 मीटर्स दूर है। हम यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हैं क्योंकि दोनों जो पहुँचे हैं वो मूवी थिएटर पे पहुँचे हैं। तो वो कितना दूर है? 1600 मीटर्स। तो इसका आंसर है 1600 मीटर्स अवे। इसी तरीके से दूसरे सवाल में आपसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब जेन्स एंड हामिद जर्नी इन इक्विवेलेंट टर्म्स। ठीक है, दोनों को हमने डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, you may describe whether they were walking at a constant speed, increasing speed or took a rest along the way। मैंने आपको बताया जिस तरीके से अभी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल वही इसका जवाब है। जैन वॉकड 800 मीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड, देन फॉर 6 मिनट बिफोर रेस्टिंग फॉर 4 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जैन वॉकड 800 मीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 6 मिनट्स, 6 मिनट तक वो चलता रहा। ठीक है, उसके बाद बिफोर रेस्टिंग 4 मिनट्स, रुकने के लिए, शी कंटिन्यूड वॉकिंग अनदर 800 मीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 10 मिनट्स। ये उसका आंसर है। इसके बाद हामिद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हामिद 2 सेकंड बाद उसने स्टार्ट किया। ठीक है, जैन के 2 मिनट बाद स्टार्ट किया, जो हमें ग्राफ से पता चल रहा है। ही वॉकड 200 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 8 मिनट्स। ठीक है, आप यहाँ देखें, यहाँ तक उसकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। 200 मीटर यानी कि 200 मीटर के डिस्टेंस तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन आप ये देखें, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर 8 मिनट्स बिफोर इंक्रीजिंग हिज स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ी है और बाकी का जो डिस्टेंस है 1400 मीटर, वो उसने इंक्रीजिंग स्पीड में ट्रैवल किया है। ठीक है, क्योंकि हमें इससे ग्राफ से पता चल रहा है कि उसकी स्पीड यहाँ पे मुसलसल बढ़ रही है और बिल्कुल एंड में जाके वो कुछ स्लो हुआ है। ठीक है, ओके। लास्ट में सी पार्ट हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डिड हामिद टेक टू कैच अप विद जैन। हामिद को जैन से मिलने में कितनी देर लगी? ठीक है, सो हामिद टुक 14 मिनट्स टू कैच अप विद जैन। हामिद ने 14 मिनट लगे। किस तरीके से? हम ये इस तरीके से निकालते हैं कि 16 में से 2 मिनट माइनस किया तो कितना हुआ? 14 मिनट्स। ठीक है, इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ से हामिद ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, हामिद एंड जैन किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? 16 मिनट्स के टाइम के ऊपर। ठीक है, सो टोटल 16 मिनट्स हैं, लेकिन चूँकि यहाँ से हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो 2 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 14 मिनट्स। ठीक है, सो ये इज़ इट क्लियर? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज हामिद एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। पूरे सफ़र के दौरान हामिद की एवरेज स्पीड क्या थी? ठीक है, सो हामिद एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा, टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1600 मीटर्स हामिद ने। ठीक है, और कितनी देर में उसने ट्रैवल किया? यहाँ पर देखें, टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1600 मीटर्स, हामिद की बात करें, और कितने टाइम में ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि 18 - 2 यानी कि 16 जी, 18 - 2 16 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि हम 1600 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, तो 16 मिनट्स, लेकिन 16 मिनट्स में हम पुट नहीं करेंगे, हम इसको सेकंड्स में पुट करेंगे। तो हम 16 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 960, और उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखें, 1600 मीटर डिवाइड बाय 960 सेकंड्स। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.67 मीटर्स पर सेकंड। तो हामिद की जो एवरेज स्पीड है दैट इज़ 1.67 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है, ये वही स्टेप्स हैं जिसमें आपको कन्वर्जन सिखाई गई है।
हमें की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि टाइम को चूँकि मिनट्स में दिया हुआ है और हम सेकंड्स में लेते हैं, तो हम जो भी टाइम इंटरवल है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स सेकंड्स में टाइम निकाल लेंगे। तो आज की क्लास में हमने दो थिंक टैंक्स मुकम्मल किए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। दोनों थिंक टैंक्स आपने इसको अपनी कॉपी के अंदर मुकम्मल करने हैं, दोनों थिंक टैंक्स को, ठीक है। और 10 दिसंबर तक आप लोगों ने कॉपीज़ सबमिट करवानी है चेकिंग के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। दो फिगर्स हैं आपकी बुक में, फिगर 8.11 8.11 एंड 8.22। ये दोनों फिगर आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है काम के साथ। जज़ाकल्लाह। अब हम अपनी डिस्कशन सेशन की तरफ चलते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।